हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के जीके क्वेश्चन सेट के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस सेट को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली सल्तनत काल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहां पर जितने भी वीडियोज़ बनाए गए हैं पहले उनको पढ़ लें। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सेट के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप उनको ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गजनी का प्रथम कौन सा शासक था जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा महमूद गजनबी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, महमूद गजनबी। अब देखिए कि हुआ क्या था, जो तुर्की है वहाँ पर क्या था कि समानी साम्राज्य वहाँ पर था। तो उसके अंदर एक दास हुआ करता था अलफ्तगीन। तो उसने क्या किया था कि जो अलफ्तगीन था उसका भी एक दास था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। तो दोनों ने मिलकर जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर क्या किया था, तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और जो सुबुक्तगीन मैं बता रहा हूँ वो क्या था, उसका ही बेटा कौन था, ये महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी ऐसा शासक था जिसने कि क्या किया था, सर्वप्रथम जो खलीफा होते थे, जो कि इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु रहते थे, उनसे क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा देखिए जो सुबुक्तगीन है तो इसका एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ इसके बारे में कि इसने जो है 977 ईस्वी के अंदर क्या किया था, जो कि सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर राजा हुआ करता था जयपाल। तो उसके ऊपर इसने आक्रमण किया था। तो इस तरह से ये पहला ऐसा तुर्क आक्रमणकारी था जिसने कि आक्रमण किया था भारत पर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट मुस्लिम कौन था, पहला मुस्लिम कौन था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये हो गया इसके बारे में। तो देखिए जो ये मैंने बता ही दिया कि महमूद गजनवी कौन था, ये सुबुक्तगीन का बेटा था। इसके अलावा देखिए इसने सन 1000 से लेकर 1030 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस दौरान इसने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था, इसने 17 बार आक्रमण किया था। इसके अलावा देखिए जो मोहम्मद गौरी ऑप्शन दिया गया है तो इसका क्या था, ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक गौर साम्राज्य की स्थापना इसने की थी और उसका शासक था। तो इसका आंसर क्या हो गया, महमूद गजनवी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 2 है इसके अंदर क्या है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमण जो कि मैंने आपको बताए थे कि 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक इसने किए थे, तो उसके अंदर से आपको बताना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था। तो यहाँ पर जो महमूद गजनवी के जो भी सैन्य अभियान किए गए थे भारत पर वो सब की लिस्ट दी गई है। तो इसके अंदर से देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था, वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, जो कि 1025 या फिर 1026 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात के अंदर, वहाँ पर इसने क्या की थी, भारी लूटपाट की थी। इसके अलावा जो मंदिर वगैरह था उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था। तो ये क्या करता था, जहाँ भी मंदिरों पर लूटपाट करता था या आक्रमण करता था, तो ये जो भगवान की मूर्तियाँ वहाँ पर होती थी तो उनको तुड़वा दिया करता था। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो इसकी उपाधि होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका कौन सा रहा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो देखिए यहाँ से ये लूटपाट करके जो भी धन संपदा यहाँ से अर्जित की थी, जब ये लेकर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ था, जो जाट जाट थे, भारत के जो जाट थे, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इसलिए ही जो इसका अगला अभियान रहा, जो कि 1026 या 1027 ईस्वी में किया गया था, जो कि अंतिम अभियान कहा जा सकता, तो किसके खिलाफ था, जाटों के विरुद्ध उसने वो अभियान किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको बताना है कि जो महमूद गजनबी था उसका भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, क्यों आक्रमण किए थे उसने, क्या चाहता था वो। तो देखिए ऑप्शन जो ए है, इस्लाम धर्म का प्रचार। ये वैसे सही है कि इस्लाम धर्म का प्रचार तो करना चाहता था, लेकिन भारत के अगर विषय में देखें तो ये सिर्फ भारत पर आक्रमण करता था, यहाँ से लूटपाट करके क्या है वापस चला जाता था। अगर इसको इस्लाम धर्म का प्रचार करना होता तो ये क्या करता, यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करता, फिर ये प्रचार कर सकता था। लेकिन ये देखेंगे कि भाई भारत के संदर्भ में ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं बैठता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार। इसके अलावा गजनी साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आक्रमण करके वापस चला जाता था तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था। अगर यहाँ पर ये राजपाट संभालता या किसी अपने भाई सूबेदार वगैरह को छोड़कर जाता, तब ये ऑप्शन कहा जा सकता था कि साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके अलावा मूर्तियों को तोड़ना और मंदिर को लूटना, ये भी उद्देश्य था इसका। इसके अलावा और देखते हैं आगे कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो जो सबसे स्टिक आंसर है इसका, जो सबसे फिट बैठता है, वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो क्या था कि ये आक्रमण करके वहाँ से धन संपत्ति जो है इकट्ठा करना चाहता था। उसके अलावा क्या चाहता था कि जो इसका साम्राज्य है, जो गजनी साम्राज्य है, वो शक्तिशाली हो जाए पूरे मध्य एशिया के अंदर। वो कैसे होगा ये काम? भाई बड़ी सेनाएं रखनी होंगी, उसके लिए धन पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ये लूटपाट करता था। तो इसका उद्देश्य क्या था लूटपाट का, भारत पर आक्रमण करने का, कि यहाँ से धन संपदा ले जाकर वो अपने गजनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो चौथा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अब देखिए, जो महमूद गजनवी जब आक्रमण के लिए भारत पर आया था तो उसके साथ में कौन हुआ करता था? उसका एक दरबारी कवि था जिसका कि नाम अल बरूनी था, तो वो इसके साथ आता था। तो अल बरूनी जब भारत में आया था तो भारत से वो काफ़ी प्रभावित था। उसने यहाँ पर देखा कि भारत के जो धर्म दर्शन है, यहाँ पर कौन से भाई किस तरह से त्यौहार वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत की जो ज्योतिष विद्या थी, खगोल विद्या थी, यहाँ का समाज किस तरीके से रहता है, यहाँ पर कौन कौन से रीति रिवाज या फिर धर्म निभाए जाते हैं, तो यहाँ से वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो इन्हीं सब विषय जो मैंने आपको अभी बताए हैं जिनसे वो प्रभावित हुआ, तो उसका क्या किया उसने, एक किताब के अंदर एक संकलन कर दिया, किताब के अंदर सब चीज़ें लिख दी। तो वो जो किताब बनी वो किस नाम से जानी जाती है? उसको किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। क्या मतलब हुआ कि किताब उल हिंद, यानी कि अल बरूनी की रचना कौन सी है? किताब उल हिंद इसकी रचना है। इसके अलावा देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है किताब उल रहला, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये किसकी रचना है? ये इब्न बतूता की रचना है। इब्न बतूता के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये मोरक्को जो कि अफ्रीका के अंदर है, वहाँ से आया था। और जो भी इसके यात्रा के दौरान जो भी भाई इसने क्या क्या देखा, क्या क्या घटित हुआ, इसके अलावा जो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये, तो शासनकाल के अंदर क्या व्यवस्था थी और बाकी मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी साम्राज्य था, तो उसके बारे में इसने विस्तार से लिखा है। किस पुस्तक में लिखा है? किताब उल रहेला के बारे में। तो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से कि किताब उल रहेला जो है उसके रचयिता कौन है, तो इब्न बतूता हो गए, और किताब उल हिंद के बारे में पूछा जाए कि इसके रचयिता कौन है, तो वो अल बरूनी हो गए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पांचवा सवाल कि देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि किताब उल हिंद जो रचना थी अल बरूनी की, वो किस भाषा में थी? वो अरबी भाषा में थी। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत काल रहा 1206 ईस्वी से जो प्रारंभ हुआ था, उसकी दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 6 कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा दिल्ली सल्तनत काल का सिकंदर लोदी, तो आपने बहुत ही इजीली इसका आंसर दे दिया होगा कि सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया था, आगरा नगर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी स्थापना? 1504 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। और क्यों की थी? कि इसने जो भी राजस्थान के एरिया में जो भी राजपूत जो शासक थे, राजपूत राज्य थे, जब उनको विजित कर लिया था, उनको जीतने के बाद उनके ऊपर प्रभावी ढंग से अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो सिकंदर लोदी उसने क्या किया, आगरा नगर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। और देखेंगे कि यहाँ पर उसने किले का निर्माण भी करवाया था जिसको कि बादलगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, 2 साल बाद यानी कि 1506 ईस्वी में क्या किया इसने, आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल में किस सुल्तान ने जो अपनी राजधानी वो दिल्ली से ट्रांसफ़र करके आगरा कर दी थी, तो वो सिकंदर लोदी था। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त हुई थी। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि कौन सा शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसकी मृत्यु कब क्यों हो गई थी? पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता ही है कि जो मोहम्मद गौरी है उसने जितने भी भारतीय प्रदेशों को विजित किया था, तो जब वो वापस चला गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि उसका दास था, उसको वो यहाँ की सत्ता संभालने के लिए छोड़कर चला गया था। तो 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला
शासन करने वाला वंश था। कौन सा? गुलाम वंश। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि तराइन की जो पहली लड़ाई है वो निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ी गई थी? तो देखिए मोहम्मद गोरी जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये 1191 ईस्वी की बात है कि उसने क्या किया था, जो बठिंडा वाला एरिया है जो इसको कि तबर हिंद के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। जो तबर हिंद की सीमा थी वो किसकी सीमा से टच हो रही थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान को खतरा था कि ये मोहम्मद गौरी जो है वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या है भाई आगे भी आक्रमण कर सकता है, दिल्ली वगैरह या आगे जो भी प्रदेश पड़ते हैं। तो इसलिए क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी और उसके बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसके नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध के अंदर जो परिणाम था वो क्या रहा? जो पृथ्वीराज चौहान है उसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी जो है वो पूरी तैयारी के साथ 1192 ईस्वी के अंदर, ठीक अगले साल 1192 ईस्वी के अंदर दोबारा से आक्रमण करता है। और इस आक्रमण के अंदर क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो पराजित हो जाते हैं। किससे पराजित होते हैं? मोहम्मद गौरी से। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में हुए थे? ये काफ़ी बार आपको बता दिया जा चुका है, जो हमारी दिल्ली सल्तनत की वीडियो उसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय काल में क्या हुआ था कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अब देखिए अलग अलग शासक के बारे में आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं उनके बारे में आपको कुछ कुछ बातें बताता रहूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे ही ये सेट पूरे कंप्लीट होंगे तो सभी शासक के बारे में आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। अगर अभी से बताऊँगा तो बार बार इनके नाम आएंगे, तो बार बार नहीं बताया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हुआ? मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुए थे? तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सन 1329 से लेकर 1330 ईस्वी के बीच ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने कि तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतक मुद्रा यानी कि जिसको टोकन करेंसी भी कहा जाता है उसको प्रचलित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि जैसे उस समय चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, तो इसने भाई तांबे के सिक्के लॉन्च कर दिए थे और कहा था कि जो तांबे का सिक्का है उसकी वैल्यू कितनी होगी? चांदी के सिक्के के बराबर होगी। तो इस तरह से इसने ये मुद्रा जो है वो प्रचलित कर दी। तो इसकी ये जो योजना थी ये पूरी तरह से असफल हो गई थी। असफल क्यों हो गई थी? क्योंकि अब तांबे के सिक्के इसने बनाए तो जहाँ पर ये टकसाल हुआ करती थी, जो सरकारी टकसाल थी, तो वहाँ पर क्या था, एक तो भ्रष्टाचार था इसके कर्मचारियों में, इसके अलावा जो टकसालें वगैरह थी उस पर सरकार का यानी कि जो उस समय सल्तनत का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आम जनता थी उसने क्या किया, ये तांबे के सिक्के घर पर ही बनाना प्रारंभ कर दिया। अब घर पर ये बना दिया तो बाज़ार के अंदर क्या थे, नकली सिक्के की भरमार हो गई और लोग जो भी कर देते थे तो वो भी नकली सिक्कों के रूप में देने लगे। तो इस तरह क्या हुआ कि खजाना जो था वो पूरा नकली सिक्कों से भर गया। इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी जो कि उस काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो पूरी तरह से लटक गई थी। तो ये उसका योजना थी वो पूरी तरह से असफल हो गई। तो किस शासक ने जो सांकेतिक मुद्रा लॉन्च की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो ये इसी को कहा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको विरोधों का मिश्रण बताया है। क्यों बताया है? तो देखिए कि इसने कई योजनाएं जो थी भाई अच्छी इसने लॉन्च की थी, लेकिन भाग्य स्वरूप क्या हुआ कि कोई भी योजना इस तरह की कामयाब नहीं हो पाई इसकी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, पागल राजा की भी उपाधि दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बता दूँ कि जो इसका वैसे नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो क्या था? जौना खान था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा लॉन्च की थी। उसी तरह इसने क्या किया था, जो दोआब वाला क्षेत्र था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, वहाँ पर इसने जो कर की दरें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, 50% तक कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल पड़ गया तो लोग कर नहीं दे पाए, फिर ज़बरदस्ती वसूला गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो योजना वो भी फ्लॉप हो गई। इसके अलावा इसने जो राजधानी थी दिल्ली हुआ करती थी, तो उसको दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी के नाम से भी जानते, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाया गया, जो जाने में भाई सक्षम नहीं थे उनको मार दिया गया। लेकिन वहाँ पर जाकर देखा कि जो आबो हवा है वहाँ की रास नहीं आई लोगों को, तो इसकी वजह से वापस दिल्ली आ गए, तो ये योजना भी फ्लॉप रही। तो देखेंगे जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका कि नाम एल्फिस्टन है, उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर इसने पागल राजा की संज्ञा दी है मोहम्मद बिन तुगलक को।
तो विरोधा का मिश्रण किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य उपाधियां भी हैं, जैसे कि इसको शवपनशील भी कहा जाता है या फिर पागल राजा, रक्त पिपासु, इन नामों से जाना जानता है। हालांकि आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत काल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक शिक्षित या योग्य पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लगभग आप देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट्स जो कि आज के समय में भी होते हैं तो उसके अंदर ये पारंगत था, पूरी तरह की नॉलेज रखता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के बारे में जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि जो बहलोल लोधी है वो तो कौन था? संस्थापक था लोधी वंश का। उसके बाद में उसका बेटा जो सिकंदर लोधी है वो शासक बनता है। अगर अंतिम जो लोधी वंश का जो सुल्तान था उसका क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो था उसको बाबर के द्वारा पराजित कर दिया गया था 1526 ईस्वी के अंदर, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसके अंदर। तो उसके बाद देखेंगे कि 1526 के बाद क्या था, भारत के अंदर जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी स्थापना हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि इनाम भूमि किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत काल में ये भूमि होती थी उसका एक प्रकार होता था इनाम भूमि। तो आपको बताना है कि वो किससे संबंधित हुआ करता था। तो वो हुआ करता था ऑप्शन ए कि ऐसी भूमि जो कि विद्वान या फिर जो धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको प्रदान की जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे? इनाम भूमि बोलते थे। इसके अलावा देखिए भूमि के प्रकार की और किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी। तो एक तो थी मदद ए मास, भूमि का नाम है मदद ए मास। तो ये किस लिए दी जाती थी कि किसी भी कोई धार्मिक कार्य के लिए या भाई किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भूमि को अगर दान में दे दिया जाता था सुल्तान के द्वारा तो उसको क्या कहते थे? मदद ए मास कहा जाता था। इसके अलावा खालसा भूमि, खालसा भूमि के बारे में जब हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी, तो देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर जो खालसा भूमि थी उसमें काफ़ी वृद्धि की थी। यानी कि कोई ऐसी भूमि जिस पर कि किसी का हक नहीं होता था तो वो क्या किया जाता था? वो सुल्तान के द्वारा छीन ली जाती थी। तो इस तरह क्या होता था? वो भूमि सरकारी भूमि बन जाती थी। तो वहाँ पर जो भी उपज या वही पैदावार होती थी या कोई भी किस्म का कर वहाँ से इकट्ठा किया जाता था तो वो क्या था? डायरेक्ट ही पूरे का पूरा सरकार के खजाने में पहुँच जाता था। तो ये किस तरह की भूमि थी? खालसा भूमि। तो ये आपको बता दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जिसने कि दिल्ली पर राज किया था। आपको बताना है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये कौन थी? आप सब जानते ही हैं ये कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और कब से कब तक इसने शासन किया था? 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक। इसके अलावा देखिए ऑप्शन जो मुमताज़ दिया गया है तो ये मुमताज़ कौन सी है? मुमताज़ महल, जिसका कि ओरिजिनल नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम था। और शाहजहाँ ने इसकी याद में क्या किया था? ताजमहल का निर्माण किया था। इसके बाद है नूरजहाँ। तो जो नूरजहाँ है वो क्या था? जहांगीर जो कि मुग़ल बादशाह था उसकी पत्नी थी। और ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरुनिसा उसका ओरिजिनल नेम था। बढ़ते हैं आगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अपना जो साम्राज्य वो दक्षिण तक फैलाने का प्रयास किया था। और इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो बचपन का नाम था वो क्या था? अली गुरशास्प उसका बचपन का नाम था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो मंगोल आक्रमण है वो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था अपने शासनकाल में? जो खालसा भूमि होती है जिसको कि सरकारी भूमि कहा जाता है उसके अंदर भी वृद्धि की थी। यानी कि कोई भी जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो क्या करते थे? वो ज़मीन को जब्त कर लिया जाता था और सरकारी भूमि में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 15 क्वेश्चन। तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए सेट के अंदर। उससे पहले आप क्या करें? दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी वीडियो उनको देख लें ताकि आप क्विज सॉल्व करने का मज़ा ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड।